हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फरवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके जो 7 मेजर टॉपिक थे उनको कवर किया जा चुका है। आज का हमारा 8वां मेजर टॉपिक 9वां 10वां के साथ साथ ये मैगजीन को कवर किया जाएगा, मतलब कि फिनिश की जाएगी। आज इसका लास्ट चैप्टर है, जिसमें संस्कृति के अंतर्गत आपके टॉपिक आते हैं, जैसे माँ कामाख्या मंदिर एक्सेस कॉरिडोर, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में, भारत रत्न रानी चेन्नम्मा, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। फिर संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत आता है, जैसे परुवेता उत्सवम, होरी हब्बा, कुटिया कौन जनजाति, ग्रंथन अभिलेख, ज्ञानपीठ पुरस्कार आती हैं। नीति शास्त्र के अंतर्गत आती है, जैसे सरकारी इंजाम में अनुचित साधनों का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, और सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज के हमारे मेजर टॉपिक है। इन मेजर टॉपिक के अंतर्गत प्रत्येक को कवर किया जाएगा। अगर आपने और भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि आपका पूरी मैगजीन को कवर करता है। साथ ही साथ आप जनवरी 2023 से दिसंबर अभी तक का जो फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर है, वो आपका प्रत्येक मंथ वाइज प्लेलिस्ट में है। तो आप वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं, और पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है, जिसके अंतर्गत कि माँ कामाख्या मंदिर एक्सेस कॉरिडोर के बारे में। यह जो कॉरिडोर है, ऐसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम में माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इसके अंतर्गत आता है, इस कॉरिडोर के बनाने का जो उद्देश्य रहा है वह रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुँच सुविधा प्रदान करने तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काशी में ये पर्यटन कॉरिडोर बनाया गया, और मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर इसे भी एक कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है। यह जो कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, ये आपकी पीएम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास पहल योजना के तहत इसको पहल को मंजूरी दी गई है। और इसे पीएम डिवाइन के अंतर्गत, जो कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास पहल है, वह जो पहल है उसे एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, और जिसको केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। और पीएम डिवाई योजना के उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि यह जो इसका उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं में वित्त पोषित करना है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, युवाओं महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर सृजित करना, और इसका विकास संबंधी कमियों को दूर करना है। और यह केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि आप जो पीकॉक द्वीप पर स्थित उमानंद देवोलॉय है, जो एक शिव मंदिर है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमानंद द्वीप पर स्थित है। तो ये अलग से एक फैक्ट है कि उमानंद देवोलाई जो कि पीकॉक द्वीप पर स्थित है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमानंद द्वीप पर स्थित है। ये आपका यहाँ पर कामाख्या मंदिर है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो यह एक कॉरिडोर में परिवर्तित होगा, जिससे यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुँच और सुविधा प्रदान की जाएगी, और पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और ये किसकी तर्ज पर बनाया जाया गया है? काशी में, उत्तर प्रदेश में काशी, और महाकाल मध्य प्रदेश के कॉरिडोर के संदर्भ में बनाया गया, और जिसे पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। चलिए तो जानते हैं माँ कामाख्या मंदिर के बारे में। माँ कामाख्या मंदिर जो है, वह माँ कामाख्या मंदिर भारत में स्थित महाशक्ति पीठों में से एक है। और यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह आती है माँ कामाख्या, जिन्हें कामेश्वरी के नाम से जाना जाता है। और यह मातृत्व शक्ति और इच्छा की देवी मानी जाती हैं। इस यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति को देखा जाए तो यह मंदिर असम में गुवाहाटी के बाहरी इलाके में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है, और इसके पास ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसका इतिहास जो देखा जाए काफ़ी पुराना है। जब हमलावर काला पहाड़ द्वारा मूल मंदिर को नष्ट कर दिया था, तब इसके बाद 1562 में कोच राजवंश के राजा नर नारायण के आदेश पर इसका पुनर्निर्माण कराया गया, और इस मंदिर का उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ में मिलता है। और यह मंदिर माँ शक्ति के अलग अलग रूपों जैसे सुंदरी, त्रिपुरा, तारा, भुवनेश्वरी, बंगलामुखी और छिन्न माता के समर्पित है। तो ये विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करता है। इसकी वास्तुकला के संदर्भ में जाने जाए तो यह मंदिर का निर्माण जो है वह वास्तुकला की नीलांचल शैली में कराया गया।
यह जो शैली है वह दो अलग अलग शैलियों जैसे नागर शैली जो कि उत्तर भारतीय शैली है और सारस्वनिक शैली जो मुगल शैली है उसके संयोजन की शैली जो है उसे नीलाचल शैली कहा जाता है। तो इसी शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इस ईंटों से बना इसका गुंबद 16 भुजाओं वाला एक बहुभुज है जो कि क्षैतिज पट्टियों से सजाया जाएगा। मंदिर परिसर में प्रमुख 3 कक्ष होते हैं जिसमें पहला कक्ष जो आता है पश्चिमी कक्ष। पश्चिमी कक्ष जो है वह आयताकार है जबकि मध्य कक्ष वर्गाकार और तीसरा कक्ष इसका गुफा के रूप में आता है। मध्य कक्ष में नर नारायण कोच जो कि कोच राजा के शिलालेख और चित्रों को सुसज्जित किया गया है जबकि तीसरा कक्ष जो है वह प्राकृतिक गुफा है जिसके आधार पर योनि आकार का एक कुंड है और यह एक प्राकृतिक झरना भी यहाँ पर स्थित है। तो ये मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में। अब जानते हैं इसके उत्सव के बारे में कि यहाँ किस तरीके का उत्सव मनाया जाता है और यहाँ कौन सा उत्सव फेमस है। कि मंदिर परिसर में हर साल जून में 1 सप्ताह तक चलने वाला अबुबाची मेला मनाया जाता है। मतलब कि अबुबाची मेला यहाँ पर जून माह के 1 हफ्ते में लगता है। यह मेला उस वक्त लगता है जब माँ कामाख्या जो है वह ऋजुमती या रजस्वला में रहती हैं। इस उत्सव के दौरान हिंदू पंचांग के आषाढ़ माह के 7वें से 10वें दिन तक मंदिर का कपाट बंद रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी कामाख्या रजस्वला के वार्षिक चक्र से गुजरती हैं और यह एक पारंपरिक मान्यता है जब धरती माता के रूप में पूजी जाने वाली देवी इस अवधि के दौरान अपने वार्षिक रजस्वला चक्र में प्रवेश करती है और इस उत्सव के दौरान फसलों की कटाई, जुताई, बुआई और रोपाई जैसे सभी कृषि कार्य निषिद्ध होते हैं। अब आता है तंत्र विद्या के एक केंद्र के रूप में भी यह मंदिर माना जाता है कि इस मंदिर में देश की तांत्रिक शक्ति का भी प्रमुख केंद्र मानते हैं। तंत्रवाद जैसे माना जाए तो यह ज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें साधकों की रक्षा और मुक्ति दोनों का कार्य करती है। उनमें 3 प्रमुख धाराओं में विभाजित किया गया है जिसमें आगम, निगम, यामल। आगम के अंतर्गत आती है कि इस ज्ञान को भगवान शिव की उक्ति माना जाता है। निगम के अंतर्गत आता है कि वह ज्ञान जो से शक्ति आती है और यामल जो कि वह ज्ञान जो ना तो भगवान शिव है और ना ही शक्ति में आता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नीलांचल पहाड़ियों में अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। जैसे कि नीलांचल पहाड़ी में कामाख्या मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिरों से यह घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं जैसे भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला, भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमला शामिल है। यह मंदिर जो है वह कामाख्या मंदिर सहित इन मंदिरों का सामूहिक रूप से 10 महाविद्या के रूप में इन्हें जाना जाता है और इन मंदिरों के अलावा नीलांचल पहाड़ियों के साथ भगवान शिव के 5 मंदिर मौजूद हैं जिसमें कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमृतेश्वर, अघोरा, कोटलिंग मंदिर आते हैं और ये मंदिर मिलकर कामाख्या मंदिर परिसर बनाते हैं, इसके अंतर्गत आता है। तो ये मंदिरों के संदर्भ में जो 10 अन्य मंदिर समूह हैं वह इस कॉरिडोर में शामिल होंगे। तो इस तरीके से चलता है। चलिए तो तंत्रवाद के बारे में विस्तृत में जान लेते हैं कि तंत्रवाद जो है वह आध्यात्मिक साधना होती है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्रों और मंडल और करघा मतलब कि मंत्रों पवित्र शब्दांत का जाप, प्रतीकात्मक चित्र, करघा तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित गुण अनुष्ठान का उपयोग किया जाता है। तांत्रिक परंपरा हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में मौजूद होती है जिसमें हिंदू धर्म में तंत्रवाद को शैववाद और शाक्त में विभाजित किया जाता है। यह भगवान भैरवा और काली या योगिनियों की उपासना की जाती है और बौद्ध धर्म के वज्रयान में या तांत्रिक झुकाव के लिए जाना जाता है जिसमें तारा, महाकाल, यमतकता आदि उपासना की जाती है। ये तंत्रवाद के संदर्भ में आता है। अब आता है कि शक्तिपीठ के बारे में देखा जाए तो यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो इस शक्तिपीठों की जो एक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो यह शक्तिपीठ सती या शक्ति को समर्पित उपासना स्थल होते हैं और कुल भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका में यह 51 शक्तिपीठ है और इनमें से 18 महाशक्तिपीठ भी इन्हें कहा जाता है। भारत के बाहर कुछ मुख्य शक्तिपीठ हैं जैसे गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल, कोटारी देवी शक्तिपीठ पाकिस्तान, इंद्रांची शक्तिपीठ श्रीलंका, दक्षिणायणी शक्तिपीठ तिब्बत चीन और माँ भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश में आती हैं। तो ये अन्य शक्तिपीठ हैं जो कि भारत के बाहर स्थित हैं। चलिए तो जानते हैं 18 महाशक्तिपीठ के बारे में। तो इसमें सबसे पहले ऊपर देखा जाए तो शारदा शक्तिपीठ जो कि जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी है और उत्तर प्रदेश में विशालाक्षी, उत्तर प्रदेश में एक ललिता है, मंगला गौरी बिहार में है, कामाख्या असम में, हरसिद्धि देवी पश्चिम बंगाल में, महाकाली मध्य प्रदेश में, एकाबीरका महाराष्ट्र में, महालक्ष्मी महाराष्ट्र में,
जोगलुम्बा देवी तेलंगाना में, बिराजा जो है वह उड़ीसा में स्थित है, पुरुहुतिका आंध्र प्रदेश में, मड़क्कीअम्बा आंध्र प्रदेश में, भ्रामराम्बा आंध्र प्रदेश में है, चामुंडेश्वरी जो है वह कर्नाटक में, और कामाक्षी देवी मंदिर तमिलनाडु में, और शंकरी देवी आपकी श्रीलंका में आती हैं। तो ये प्रमुख 18 महाशक्ति हैं जो भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से स्थापित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में, कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024 से 25 के लिए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का नामांकन करेगा। ये वास्तव में मराठा सैन्य किले हैं जिन्हें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया शीर्षक से नामांकित किया गया। चलिए तो जानते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में जिन्हें यूनेस्को की सूची में नामांकन किया हुआ है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2021 में विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, और ये मराठा शासकों की असाधारण किलेबंदी और सैन्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को सांस्कृतिक मानदंडों की श्रेणी में नामांकित किया जाता है। यह जो व्यवस्था है वह मराठा सैन्य व्यवस्था और सिद्धांत के शुरुआत में 17वीं शताब्दी के छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के काल के दौरान होती, और यह व्यवस्था अलग अलग शासकों के दौरान विकसित होती गई, और यह 1818 ईस्वी में पेशवाओं के शासनकाल तक जारी रही। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ किले शामिल हैं, और इनके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट लैंडस्केप भूभाग भौगोलिक विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, कोंकण तट, दक्कन का पठार और भारतीय प्रायद्वीप में पूर्वी तट इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि महाराष्ट्र के अन्य धरोहर स्थल के बारे में देखते हैं, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर स्थल आते हैं। सांस्कृतिक स्थल के अंतर्गत महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल, और मुंबई की विक्टोरियल गोथिक और आर्ट डेको इनसेबल हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत आता है कि यह पश्चिमी घाट जो कि 2012 में इसको शामिल किया गया, और यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और गुजरात राज्य में भी विस्तृत हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक में पश्चिमी घाट आता है, और सांस्कृतिक के में ये प्रमुख आती हैं। अब आता है इसके अंतर्गत मराठा मिलिट्री लैंडस्केप किलों की विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो यह एक पहाड़ी किले के संदर्भ में आता है, जिसमें सबसे पहले आता है सालेर। सालेर जो है वह इस जगह पर 1672 में मराठा और मुगलों के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। सिमनेरी किला, यह महाराजा छत्रपति शिवाजी के जन्म इसी किला में हुआ। लोहागढ़, यह किला भज में बौद्ध गुफाओं के नज़दीक स्थित है। रायगढ़, यह छत्रपति शिवाजी ने इसे अपनी स्थायी राजधानी बनाया। राजगढ़ जो कि हिंद स्वराज में प्रथम राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, और यह किला मुरुम्पदेव नामक पर्वत पर बना है, इसलिए इसे प्रदेश पहले मुरुम्पदेव के नाम से जाना जाता था। यह मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, और यह उन 17 किलों में से एक था जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास इसे रखा हुआ था। तो इनके संदर्भ में इस पहाड़ इसकी लैंडस्केप की ये प्रमुख विशेषताएँ आती हैं। और भी इसमें अन्य किले आते हैं, जैसे कि जिंजी किला जो कि तमिलनाडु में, जो 3 अलग अलग पहाड़ी किले, मोटी दीवारों और चट्टानों की एक विशाल 4 दीवारी होती है। द्वीपीय किले के अंतर्गत आते हैं जैसे कि सिंधु दुर्ग जो कि अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। स्वर्ण दुर्ग जो कि इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के बीजापुर के शासकों ने कराया था। खंडेरी किला जो कि इसका निर्माण मुरुंद जंजीरा किले में सिद्धियों पर नज़र रखने के लिए 1679 में मराठा राजा शिवाजी के शासनकाल के दौरान निर्माण कराया गया था। पहाड़ी वन किले के अंतर्गत आता है जैसे कि प्रतापगढ़ का किला जो कि यह शिवाजी और अफजल खान के बीच हुई लड़ाई को प्रसिद्ध है। पनहारा किला जो कि पहाड़ी पठारी किले हैं जिन्हें पर ताराबाई के समय का यह मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। और विजय दुर्ग जो कि शिवाजी ने यह किले बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से छीना था और बाद में इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख पहाड़ी पठारी तटीय जिले, द्वीपीय किले और इसके अंतर्गत पहाड़ी किले, ये सभी आपके मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के किलों की मुख्य विशेषताएं आती हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से फेमस है। अब आता है कि मराठा साम्राज्य पर एक नज़र डाली जाए तो मराठा साम्राज्य की स्थापना औपचारिक शुरुआत इसकी 1674 में छत्रपति शिवाजी के उदय के साथ हो गई थी और 1674 में ही शिवाजी का नाम छत्रपति रखा गया था और 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बड़े हिस्से में मराठों का प्रभुत्व था।
इनकी राजधानियों को देखा जाए तो रायगढ़ किला, जिंजी, सतारा और पुणे इनकी प्रमुख राजधानियां रहीं। शासन क्षेत्र में ये अपने चरमोत्कर्ष काल में मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक था और इनका प्रशासन शिवाजी ने प्रभावी शासन के लिए अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी और यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी और ये 8 मंत्री पद थे। पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, अमात्य जिसे वित्त मंत्री, सचिव जिसे सेक्रेटरी, मंत्री, गृह मंत्री, सेनापति कमांडर इन चीफ और सुमंत विदेश मंत्री, न्यायाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, पंडित राव, न्याय और धर्मार्थ अनुदान के प्रभारी इसके अंतर्गत आते थे। इनकी राजस्व नीति के अंतर्गत आता है कि मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी और चौथ मुख्य कर होते थे। सरदेशमुखी यह संपूर्ण मराठा साम्राज्य के राजस्व पर लगाया गया 10% का अतिरिक्त शुल्क होता था और चौथ जो कि कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा इसमें वसूला जाता था और चौथ की वसूली उन पड़ोसी शासकों से की जाती थी जिनके मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, इनके अंतर्गत आता है। इनके पेशवा का प्रभुत्व पतन किस तरीके से हुआ कि 1749 में साहूजी महाराज प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बने। पानीपत के तीसरे युद्ध जो कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ में हार के साथ ही पेशवा का पतन आरंभ हो गया और अंत में मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो मराठा साम्राज्य ऐसे एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा जब मुगल शक्ति ने अपने चरमोत्कर्ष पर थी और अपने मजबूत दुर्गों और रणनीति की मदद से मराठे अपने दुश्मनों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार करने पर सफल हुए और इन दुर्गों या किलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किए जाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, जिसमें पहला आता है कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल क्षेत्र एवं संरचनाएं हैं। ये स्थल 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में नामित होते हैं। इन स्थलों में 3 श्रेणियां हैं जिन्हें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित के अंतर्गत माना जाता है और भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित प्रकार का होता है। WHO का नामांकन सदस्य देशों द्वारा सौंपी गई अस्थायी सूची के आधार पर किया जाता है और विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए किसी स्थल को चयन के 10 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करना होता है, तो इसके अंतर्गत आता है, जो कि विश्व धरोहर स्थलों के बारे के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत रत्न के बारे में कि PV नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए तो जानते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तियों को किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति किसी भी जाति, व्यवसाय, पद या जेंडर से संबंधित हो। यह इस पर निर्भर नहीं करता है कि वह किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इसके नाम की सिफारिश को देखा जाए तो यह किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है और यह इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश करने की जरूरत नहीं होती है। इनका सम्मान भारत रत्न प्राप्तकर्ता को सम्मान के रूप में एक पदक और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद या प्रमाण पत्र दिया जाता है और इस सम्मान के तहत किसी भी प्रकार की मौद्रिक राशि नहीं दी जाती। इसकी स्थापना में भारत रत्न सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इनका विनिमय संविधान के 18 अनुच्छेदों के अनुसार इस सम्मान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे या उपाधि के रूप में भारत रत्न शब्दावली नहीं जोड़ सकते और यह सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न प्राप्तकर्ता शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने की आरंभिक व्यक्ति को देखा जाए तो पहली बार भारत रत्न 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को दिया गया और सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन को साथ ही में इन तीनों लोगों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था और दूसरे देशों के नागरिकों को दिया गया, जैसे कि मदर टेरेसा, अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला जैसे विदेशियों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अन्य संबंधित तथ्यों में आता है कि आरंभ में यह व्यक्ति सम्मान को व्यक्ति के मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को यह सम्मान उनकी मृत्यु के उपरांत दिया गया और तब से मरणोपरांत व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाने लगा है। वो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और प्रथम खिलाड़ी या स्पोर्ट्स पर्सन यह बने हुए थे।
प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 2024 में 5 और 1999 में 4 व्यक्तियों को यह भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इनके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत रत्न की डिजाइन को देख लेते हैं कि भारत रत्न जो है उसका आकार और लेख को जो लिखा होता है कि इसमें इस पद में एक डिजाइन पीपल के पत्ते जैसी होती है, जिसमें एक तरफ सूर्य का चमकदार आकृति के नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित होता है, तो दूसरा भाग पदक के दूसरे भाग पर भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र या अशोक स्तंभ उत्कीर्ण रहता है। इस तरीके से उत्कीर्ण रहता है और इसके नीचे देवनागरी लिपि में ये सत्यमेव जयते लिखा होता है। इनकी सामग्री को देखा जाए तो भारत रत्न पदक पर लगा सूर्य का प्रतीक सूर्य और किनारा प्लेटिनम से बने होते हैं, जबकि इसकी लेख चमकदार कांस्य से तैयार किया जाता है और इसका निर्माण कोलकाता के अलीपुर टकसाल में किया जाता है। तो ये भारत रत्न के बारे में है। चलिए तो जानते हैं एक एक करके इन के बारे में जिनको ये भारत रत्न हाल ही में दिया गया। भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना राज्य में हुआ था। उन्होंने विधि और साहित्य में उच्चतर शिक्षा प्राप्त की थी और श्री राव तेलुगु, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी सहित कई भाषाओं में पारंगत थे। इनकी राजनीतिक सफर का पीवी नरसिम्हा राव कई दशकों से प्रभावशाली राजनीतिक सफर रहा था। इन्होंने इनके आरंभिक नेतृत्व कौशल के बारे में 1971 से 1973 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया। केंद्र सरकार के स्तर पर इन्होंने विदेश, गृह, रक्षा, मानव संसाधन विकास सहित कई अन्य मंत्री पदों को संभाला और 1991 से 96 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों और राजनयिक पहलों के लिए जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव द्वारा किए गए सुधारों के अंतर्गत पहला आता है आर्थिक सुधार, जो कि उन्होंने भारत में लाइसेंस राज की व्यवस्था को खत्म करने, आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया। नरसिम्हा राव ने भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और बाजार उन्मुख समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। इसमें संवैधानिक सुधारों के अंतर्गत आता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के में कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए और 73वें 74वें संविधान संशोधन में शासन का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। राजनयिक पहलों के अंतर्गत आता है कि इन्होंने भारत के विदेश नीति को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नरसिम्हा राव ने 1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 7वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समस्या का समाधान करने के लिए पश्चिमी एशिया में एक विशेष गुटनिरपेक्ष मिशन का नेतृत्व किया गया। पीवी नरसिम्हा राव ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को अधिक प्रगाढ़ करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को शुरुआत की। भारत अमेरिका संबंधों में भी सुधार किया, जिससे संबंधों के बेहतर व्यापार और बेहतर बनाने के संदर्भ में रक्षा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सहयोग को बढ़ाने की दिशा में भी इन्होंने कार्य किया। अब दूसरे नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर ग्राम में हुआ था। इनका पालन पोषण एक किसान परिवार में हुआ और इनके व्यक्तित्व पर आर्य समाज के, जाति विहीन हिंदू समाज के आदर्श और ग्रामीण विकास के पर गांधी जी की शिक्षाओं का काफ़ी असर होता है। राजनीतिक सफर में देखा जाए तो ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पहली बार 1967 से 1968 तथा बाद में 1970 में एक प्रधान मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। चौधरी चरण सिंह 1951 से 1967 तक उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में कई विभाग के मंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने राजस्व, भूमि, कृषि, वन और कानून व्यवस्था से संबंधित अधिनियम बनाने में ध्यान केंद्रित किया और वे जुलाई 1989 से 1980 तक की अल्पावधि में भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1 साल से कम समय तक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए सुधारों में आता है पहला ऋण मुक्ति विधेयक, जो कि 1939 में हुआ। वे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के प्रमुख प्रवर्तक रहे, जहां पर ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार किया गया और उसे अग्रिम रूप से अग्रणी भूमिका निभाई गई और एक कानून में ग्रामीण कर्जदारों को बड़ी राहत मिली हुई थी। उन्होंने अप्रैल 1939 में भूमि उपयोग विधेयक का मसौदा तैयार किया और यह विधेयक कृषि जोतों पर मालिकाना हक काश्तकारों को हस्तांतरित करने के लिए लाया गया था। उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में भूमिका रही कि यह उनके प्रयासों का परिणाम था, जिनमें उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 जैसे कानून के चलते राज्य भर में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन संभव हुआ और उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में
यह कानून अधिक समृद्ध और अपेक्षाकृत कम समृद्ध किसानों की भूमि जोत की चकबंदी का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर प्रदेश मृदा संरक्षण अधिनियम 1954 में इसका उद्देश्य मृदा अपरदन, मृदा की उत्पादकता में होने वाली गिरावट पर नियंत्रण लगाना था। भूधारण अधिनियम 1960 का उद्देश्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भूमि जोत धारण की सीमा को कम करके सभी के लिए एक समान बनाना था। इसके अंतर्गत आता है चौधरी चरण सिंह की कुछ रचनाएं और साहित्यिक कृतियाँ हैं, जिसमें पहली आती है एवोल्यूशन ऑफ जमींदार, जैसे टू अल्टरनेटिव 1947 में आई थी। एग्रीगियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश 1997 में, जॉइंट फार्मिंग एक्ट रेज द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन 1959 में, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन 1964 में, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट 1978 में, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉलेज एंड क्योर 1981 में ये प्रमुख कृतियाँ एवं रचनाएं आई हुई थी। अब आता है इसमें पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार को राष्ट्रपति ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी की है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत देखी जाए तो यह 1954 में होती है। इसकी घोषणा जो होती है वह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है और 1978, 1989, 1993, 1997 के दौरान कुछ व्यवधानों को छोड़कर ये पुरस्कार हर साल प्रदान की गई और इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहली आती है पद्म विभूषण, दूसरी आती है पद्म भूषण और तीसरी आती है पद्मश्री। पद्म विभूषण में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करने, सभी विषयों या गतिविधियों के क्षेत्रों में विशिष्ट असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं और ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और इनकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और इस समिति में चयन नित लोगों की सूची अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और फिर भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। पद्म पुरस्कार सभी जाति, व्यवसाय, पद या जेंडर के लोगों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं और इसमें डॉक्टरों, वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले और सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होते। किसी व्यक्ति को उच्चतर श्रेणी का पद्म पुरस्कार तभी प्रदान किया जाता है जब कमतर श्रेणी में दिए गए पद्म पुरस्कार के 5 वर्ष पूरे हो गए हों। हालांकि अत्यधिक मात्र मामलों में पुरस्कार समिति द्वारा इस अवधि को छूट प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। एक वर्ष में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या 120 है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 18 में कोई उपाधि नहीं आती। अब आता है नेक्स्ट रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा जो है, हाल ही में रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में हुए कित्तूर या कित्तूर विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ बनाई गई। रानी चेन्नम्मा के बारे में इनका जन्म 1778 में काकती गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यह कित्तूर के राजा मल्ल सर्ज ने शादी की थी, जिन्होंने 1816 में प्रांत पर शासन किया। 1816 में मल्ल सर्ज की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे शिवलिंग रुद्र सर्ज सिंहासन पर बैठे और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने एक बड़े शिवलिंगपा को गोद लिया और उसे राजगद्दी का उत्तराधिकार ही बनाया हुआ था, तो इनके संदर्भ में आता है। अब आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष के बारे में देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स या व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत इसके दत्तक पुत्र को कानूनी उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने दत्तक पुत्र को निर्वासित करने का आदेश भी दिया और यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा आधिकारिक रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत के द्वारा किए गई घोषणा के पहले 1824 में इस सिद्धांत को लागू करने वाला यह पहला मामला था। इसके अंतर्गत जो पहला मामला था, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या जे हड़प नीति के बारे में जानते हैं, तो इसके अंतर्गत देखें कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय की प्रमुख नीतियों में से एक थी और यह विलप, हड़प तथा अन्य संबंधी नीतियां थी, जिसे रिंग ऑफ फेस की नीति या सहायक संधि के तौर पर जाना जाता है। यह नीति जो थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च सत्ता के अधीन आने वाले किसी देश, राज्य या क्षेत्र का शासक यदि शासन करे में अक्षम हो या स्पष्ट पुरुष उत्तराधिकारी के बिना ही मर जाए तो उसकी रियासत या क्षेत्र ब्रिटिश शासन की स्वतः
कब्जा हो जाता है और यह सिद्धांत बिना उत्तराधिकारी वाले भारतीय शासकों के उत्तराधिकारी चुनने के लंबे समय से स्थापित अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसमें सतारा ने 1848 में सबसे पहले, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर 1849 में, बगाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में जैसी रियासतों को इसी सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और 1857 में विद्रोह के बाद इस सिद्धांत को भी त्याग दिया। तो इस तरीके की ये हड़प नीति थी। इसी के संदर्भ में इस सिद्धांत की नीति का विरोध करते हुए इस को निर्वासित करने का जो आदेश दिया था तो इसके संदर्भ में आता है। और इसमें रानी चेन्नम्मा ने भी अपने बच्चे को गोद लिया था और यह बच्चे को निर्वासित करने के लिए एआईसी के आदेश को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था और उन्होंने कित्तूर के मामले में जुड़े इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को पत्र लिखा, लेकिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। फिर अंग्रेजों ने उनके खजाने आभूषणों को जब्त करने की कोशिश की। इसके खिलाफ कित्तूर में विद्रोह हो गया। तो ये विद्रोह जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के संदर्भ में हुआ कि जो दत्तक पुत्र को कानूनी उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करने के संदर्भ में, जिस तरीके से झांसी में भी विद्रोह हुआ था और ये आपका यहाँ कित्तूर में भी विद्रोह हुआ था और भी कई राज्य थे जहाँ पर इसको लेकर ये विद्रोह हुआ था। रानी चेन्नम्मा ने छत्रपति शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम को तब शरण दी थी जब वे मुगल सेना से बचकर भाग रहे थे। तो ये इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है। अब जानते हैं कित्तूर विद्रोह के बारे में, जो कि 1824 में हुआ था। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। यह महिलाओं के नेतृत्व में किए गए आरंभिक उपनिवेशवादी विरोधी संघर्षों में से एक था और अक्टूबर 2024 में पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना की करारी हार हुई थी। इस युद्ध में ब्रिटिश अधिकारियों को भी बंधक बना लिया गया और अंग्रेजों द्वारा युद्ध समाप्त किए जाने का वादा करने के बाद उन्होंने युद्धबंदी को ही रिहा कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया और युद्धबंदियों को रिहा होने के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना ने कित्तूर के किले पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया और साथ ही रानी चेन्नम्मा और उनके परिवार वालों को बेल होंगल के किले में कैद कर दिया और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके लेफ्टिनेंट सांगोली रायन्ना के युद्ध में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई हुई थी। निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो रानी चेन्नम्मा का विद्रोह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ भी था जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था और उनके विद्रोह और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय जागृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि हाल ही में प्रख्यात सामाजिक और धार्मिक सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। महर्षि दयानंद सरस्वती जिनका समय 1824 से 1883 के बीच आता है। इनका जन्म गुजरात राज्य के टंकारा में हुआ था। इनके पिता का नाम करसनजी तिवारी और माता का नाम अमृतबाई था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था, जिसे दयाराम भी कहा जाता था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बोधों की ओर लौटो का नारा भी दिया हुआ था। इनके शिक्षा और ज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो शिवरात्रि के दिन उपवास करते हुए उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुई और 14 साल की उम्र में उन्होंने यजुर्वेद और अन्य वेदों की ऋचाओं का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने मथुरा में गुरु बिरजानंद जी की शिक्षा प्राप्त की हुई थी। इसके अंतर्गत आता है दयानंद सरस्वती के योगदान और वर्तमान परिषद में उनके विचारों और सिद्धांतों की प्रासंगिकता को देखा जाए तो इसमें योगदान प्रासंगिकता आता है, जिसमें सामाजिक धार्मिक के संदर्भ में इनका योगदान देखा जाए तो यह महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर से प्रेरित होने के कारण हिंदू धर्म की आधारशिला और अचूक कभी गलत न होने वाला मानते थे। उनका मुख्य लक्ष्य वेदों की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करना था। इन्होंने सुक्ति आंदोलन चलाया और इसका उद्देश्य उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था जिनमें धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म को अपना लिया था। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो कि एक सुधारवादी संगठन था। आर्य समाज की पहली इकाई मुंबई में स्थापित की गई और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों के स्नान, पशु बलि, मंदिर में चढ़ावे जैसे कर्मकांड और पुरोहितवाद का विरोध करते थे और इस संगठन में विधवा पुनर्विवाह जैसे कार्यों का समर्थन किया और वही बाल विवाह का विरोध किया। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित 10 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें वेदों की शिक्षाओं में निहित है। इनके अतिरिक्त इन्होंने दलित वर्गों के उत्थान पर भी जोर दिया। इनकी प्रासंगिकता को देखा जाए तो इन्होंने अंधविश्वास जैसी कई कुप्रथाओं की आलोचना की, जिसमें कई अभी भी प्रचलित है। एक कुप्रथाएं वैज्ञानिक सोच के खिलाफ होती है, जिसमें दयानंद सरस्वती के विचारों को प्रसारित करके लोगों को जागरूक करना जरूरी है।
19वीं शताब्दी में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के विचार का समर्थन किया और दुर्भाग्य से अभी भी बड़ी संख्या में लोग विधवा पुनर्विवाह को स्वीकार नहीं करते और दयानंद सरस्वती के नेक विचारों को बढ़ावा देकर ऐसे संकीर्ण और पितृसत्तात्मक मानसिकता को सुधारा जा सकता है। और आज भी इनकी शिक्षाएं बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि समाज भ्रष्टाचार और जाति आधारित भेदभाव जैसी कई सामाजिक बुराइयों का सामना कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है शिक्षा के संदर्भ में। शिक्षा के संदर्भ में इनकी सामाजिक शिक्षा के संदर्भ में योगदान को देखा जाए तो उन्होंने गुरुकुल और कन्या गुरुकुल की स्थापना की। 1886 में उन्होंने विज्ञान को पूरा करने के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की और पहला डीएवी स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया। इनकी प्रासंगिकता शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और वर्तमान परिदृश्य में इनका विजन समाज के हाशिए पर मौजूद अनुसूचित जाति जैसे वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होना है। राजनीतिक चेतना के संदर्भ में इनका महत्व देखा जाए तो उन्होंने राष्ट्रीय जागृति को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय जागृति को बढ़ावा देते का इनका जो आज भी इनकी प्रासंगिक है, जिसका उद्देश्य से इसका उद्देश्य ये बदल गया है। मतलब ये जो पहले जो राष्ट्रीय जागृति को इन्होंने बढ़ावा दिया था, वह अभी आते आते मतलब इसका प्रासंगिकता तो विचार तो वही है, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्ट था वह बदल गया। और इन्होंने 1876 में भारतीयों के लिए ये स्वराज का आवाहन किया हुआ था। साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, यजुर्वेद भाष्यम, वेद भाष्यम भूमिका आदि रही हैं और इन्होंने आर्य पत्रिका नामक पत्रिका का संपादन किया और यह पत्रिका दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है और इनकी साहित्यिक रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जो उनके विचारों को जन जन तक पहुंचा रही हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके महान विचार और सोच आज भी प्रासंगिक हैं और राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। अब आता है नेक्स्ट संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में, जिसमें पहली आती है परुवेता उत्सवम के बारे में। परुवेता उत्सवम जो है वह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसे आंध्र प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के प्रयास किया जा रहा है तथा परुवेला जो उत्सव है इसे शिकार करने की नकल का एक उत्सव है। इस उत्सव की शुरुआत मकर संक्रांति के अवसर पर अहोबिलम आंध्र प्रदेश में श्री नरसिंह स्वामी मंदिर में हुई थी और इसका उत्सव लगभग 40 से 45 दिनों तक चलता है। अहोबिलम पूर्वी घाट में नल्लमाला वन के बीच में अवस्थित हुए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार नरसिंहा की पूजा की जाती है और 108 दिव्य देश यानी कि श्री विष्णु के मंदिर में से एक आता है। नेक्स्ट आता है होरी हब्बा, जो कि कर्नाटक के में होरी हब्बा खेल के दौरान रिपोर्ट की गई, जिसमें हताहतों की संख्या और खेलों में जानवरों और मनुष्यों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा करती है। होरी हब्बा को हट्टी हब्बा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होता है। यह सजे हुए बैलों को भीड़ में दौड़ाया जाता है और ये लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। भारत में पशुओं को शामिल किए जाने वाले अन्य खेल में आता है, जिसमें पहला जलीकट्टू, जो कि तमिलनाडु के पोंगल के दिन में आयोजित होने वाली बैल दौड़ होती है, जिसमें बैल को पकड़कर उसकर काबू किया जाता है। कम्बाला, जो कि तटीय कर्नाटक में आयोजित होने वाला पारंपरिक भैंसा दौड़ है। मुर्गों की लड़ाई, जो कि आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में सट्टेबाजी से जुड़ी है। बुलबुल की लड़ाई, जो कि माघ बिहू के दौरान असम में आयोजित है। बैलगाड़ी दौड़, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में आयोजित होती है। अब आता है कुटिया कोंद जनजाति के बारे में। कुटिया कोंद जनजाति 2 व्यक्ति विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। कुटिया कोंद जनजाति के बारे में देखा जाए तो यह उड़ीसा का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। यह वर्तमान में भारत के 75 जनजातियों में से इसका दर्जा दिया गया और उड़ीसा का सबसे अधिक इसमें 13 है। समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में देखा जाए तो इस जनजाति में परिवार अधिकतर एकल और पितृसत्तात्मक होते हैं। कोंद जनजाति प्रकृति की पूजा करते हैं और यह जनजाति भैंस बलि अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है और इस अनुष्ठान को केडू कहा जाता है। धरती माता को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती है। यह स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि पर प्रचलित है और यह कोंद इस कृषि पद्धति में डोगर चास या पौंड चास भी इसे कहा जाता है। ग्रंथम अभिलेख के बारे में, जो कि तमिलनाडु में कंगयाम के नज़दीक 11वीं शताब्दी में ग्रंथम अभिलेख और 16वीं सदी में तमिल अभिलेखों की खोज की गई है। ग्रंथ एक लिपि है जो तमिलनाडु की प्राकृतिक और संस्कृत भाषाओं की लिपि लिखी जाती है। ग्रंथ लिपि की उत्पत्ति पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की तिरुचिरापल्ली शैलकृत गुफा और अन्य गुफा मंदिरों से यह लिपि जुड़ी हुई है। यह लिपि के अंतर्गत आता है कि इसमें नरसिंह वर्मन के मालमल्लपुरम और कांची कैलाशनाथ है मंदिर के अभिलेख, पांड्य वंश के शासक नेदियन के अन्य मलाई अभिलेख और तंजावुर के चोलों के अभिलेख इसके अंतर्गत शामिल हैं।
ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में देखा जाए तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी संस्कृत और गुलजार जिन्हें उर्दू में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, जिसे 1965 में हर साल भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भारतीय ज्ञानपीठ की औपचारिक स्थापना 1944 में की गई थी और यह भारत के प्रमुख साहित्यिक संगठनों और प्रकाशकों में से एक है। इसे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य लेखन के लिए प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें आता है सरकारी एग्जाम में अनुचित साधनों या चीटिंग के प्रयोग के संदर्भ में। इसे हाल ही में संसद ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियों के तहत कराई जाने वाली लोक परीक्षा को आयोजित करने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा अपनाए गए अनुचित साधनों या किए गए अपराधों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया जाता है और इसका उद्देश्य लोक यानी सार्वजनिक परीक्षाओं के अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना होता है। विभिन्न हितधारक या लोक परीक्षा में उनके हित और चीटिंग के प्रभाव को देखा जाए तो ये छात्र के संदर्भ में इनका हित होता है कि ज्ञान में वृद्धि, सुरक्षित रोजगार की संभावनाएं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आत्मविश्वास और समय प्रबंधन जैसे कौशल का विकास, लर्निंग का आकलन है। और छात्रों पर चीटिंग के प्रभाव किस तरीके से होते हैं, जैसे कि सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है, कुछ अभ्यर्थियों को दूसरों की तुलना में अनुचित लाभ प्रदान होता है, ईमानदारी और मेहनत में हासिल की गई उपलब्धियों को महत्व कम होता है और गंभीर अभ्यर्थियों में भविष्य की ओर समझौता होता है। सरकार और लोक प्राधिकरण के बारे में, जो कि योग्य अधिकारियों का चयन करता है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराता है, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता करता है, अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन और सर्विस डिलीवरी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और इसमें प्रक्रिया की जो लागत होती है वह बढ़ जाती है और चीटिंग के बार बार होने की घटना जनता और सरकार के बीच विश्वास की कमी को बढ़ाती है। समाज के बारे में, समाज जो है वह समाज की सेवा के लिए योग्य मानव संसाधन का विकास करना है और यह ईमानदारी, कठोर परिश्रम आदि गुणों को भी बढ़ावा देती है। चीटिंग के जो इफेक्ट होते हैं वह अभ्यर्थियों के चयन होता है, जिसमें समाज के अपूर्ण सेवा का कारण बनते हैं और दूसरी ओर ऐसे लोगों को सिस्टम का अंग और सर्टिफाइड व लाइसेंस प्राप्त सेवा के मान लिया जाता है। इसे परीक्षा केंद्र और सेवा प्रदाता के संदर्भ में इसमें परीक्षा आयोजित से लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है और इसमें भविष्य में अवसरों और लाभ की संभावनाएं भी कम होती हैं। अब आता है कि परीक्षाओं की नकल के विरुद्ध नैतिक तर्क के बारे में देखा जाए तो इसमें आता है कर्तव्यमूलक नैतिकता, ये का उल्लंघन, यह छात्र उन्मूलन उद्देश्यों के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेते उपयोगितावाद के विरुद्ध होता है, जिसमें चीटिंग समाज की मदद नहीं करते हैं और यह समाज के हितों की पूर्ति नहीं होती है, जिसमें लोग आवश्यक ज्ञान और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं होती और यह महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो जाते हैं। निरपेक्ष आदेश का उल्लंघन होता है, जिसमें एमुलर कांट द्वारा प्रदत्त कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के सिद्धांत के अनुसार किसी को केवल उन नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए लागू होते हैं। फिर आता है कि निष्पक्षता के सिद्धांत के रूप में न्याय होता है, सद्गुण नीति शास्त्र, जिसमें सत्य, विश्वसनीयता, चरित्र की उत्कृष्टता के गुण चीटिंग व बेईमानी का समर्थन नहीं करते। परीक्षाओं में नकल के कारण को देखा जाए तो इसमें आता है अस्पष्ट रवैया का होना, कि माता पिता और शिक्षक कभी कभी ऐसी संस्कृति का समर्थन करते हैं जो चीटिंग को स्वीकार करती है और स्टूडेंट को साहित्यिक चोरी की अनुमति देती है। प्रतिस्पर्धा और सामाजिक बदलाव में आज के बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल में परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। न्याय में देरी होती है, उच्च स्तरीय तकनीक होती है कि जिससे चीटिंग की मदद से करने पर कई उपकरणों पर पहुंच होती है, जिसमें स्पाइक माइक, ब्लूटूथ डिवाइस इत्यादि आता है। संस्थागत उदासीनता देखी जाती है, महत्वाकांक्षा और स्वाहित्य की चाह होती है और परोपकारी प्रकृति की चीटिंग इसके अंतर्गत देखी जाती है। सोफो कॉल्स के बारे में, जो कि मैं धोखे से जीतने की बजाय सम्मान के साथ हारना पसंद करूंगा, इसके अंतर्गत आता है। लोक परीक्षा या कदाचार रोकथाम अधिनियम 2024 में सरकारी एग्जाम में अनुचित साधनों के उपयोग और इसके कैसे रोक पाएंगे इसके बारे में। कि अनुचित साधनों की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत देखा जाए तो यह कृत्य 15 कृत्यों के सूचीबद्ध है। यह सरकारी एग्जाम में मौद्रिक या अनुचित लाभ के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करता है, जिसमें उत्तर के पूंजी के लीक होना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थी की सहायता करना और मानदंडों का जानबूझकर उल्लंघन करना या स्टैंडर्ड कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन के साथ छेड़छाड़ करना और नकली वेबसाइट का निर्माण आदि इसमें शामिल होता है।
संगत दंडात्मक कार्रवाई होती है जिसमें संग्रह, जमानती और शमनीय बनाया गया। पारदर्शिता और जवाबदेही में इसमें सेवा प्रदाताओं को पुलिस और संबंधित परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करता है। जांच करने के लिए अधिकृत अधिकारी होते हैं जिसमें डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद के नीचे का नहीं होना है। अधिनियम के तहत शामिल लोक सरकारी या सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं जिनमें संघ कोई परीक्षा निम्नलिखित पर आयोजित कराई जाती है: संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग या स्टाफ की भर्ती के लिए उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार की अधिसूचित ऐसी कोई भी एजेंसी इसके अंतर्गत आती है। अब आगे की राय में देखा जाए तो यह प्रौद्योगिकी आधारित समाधान होना चाहिए। चीटिंग को सामाजिक कलंक मानना और माता पिता की भागीदारी के संदर्भ में यह घर पर नैतिक शिक्षा देते हुए अनैतिक प्रथाओं को सहारा लिए बिना शिक्षा में अपने बच्चों को सहयोग करना आदि आता है। यहाँ पर ये अपनी नैतिक योग्यता के परीक्षण के लिए एक केस स्टडी दी गई है जिसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बारे में कि हाल ही में एक म्यूजिक कंपोजर ने निम्नलिखित गायकों की आवाज़ को पुनः उत्पन्न करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। यह विश्व आर्थिक मंच के 2020 के अध्ययन के अनुसार अनुमान लगाया गया था कि एआई के कारण 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी और 97 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी। कला के क्षेत्र में एआई के उद्भव में जटिल चुनौतियां पैदा करती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मृत हस्तियों को डिजिटल रूप में पुनर्जीवित करना। जैसे जैसे एआई विभिन्न कलात्मक प्रक्रियाओं में एकीकृत होता जा रहा है, इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नैतिक और कानूनी सीमाओं में संबंध में प्रश्न उठने लगे हैं। रचनात्मक कृतियों में एआई से जुड़े कुछ सकारात्मक पहलू आते हैं, जैसे कि बेहतर उत्पादकता होना कि एआई टूल्स में क्रिएटिव वर्कफ्लो की सुव्यवस्थित करते हैं और दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करते हैं। नवीन तरीका होता है जो कि नई क्रिएटो की विकल्प तलाशने, विभिन्न शैलियों और तकनीकों के साथ प्रयोग करने और पारंपरिक कलात्मक प्रथाओं की सीमाओं के विस्तार करने में सक्षम बनाता है। सहयोगात्मक क्षमता होती है जो कि क्रिएटर्स और इंटेलिजेंस प्रणालियों के बीच सहयोग को सुगम बनाती है। गुणवत्ता में सुधार होता है जो कलात्मक परिणाम की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करती है। इसकी पहुंच विभिन्न कौशल स्तरों जिसमें पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए क्रिएटिव प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ बनाती है। रचनात्मक क्षेत्र में एआई से जुड़े नैतिक मुद्दे में आता है, जैसे कि कलात्मक पवित्रता के लिए सम्मान कि मानव निर्मित और एआई जनित कृतियों के बीच अंतर कला मुश्किल है और यह तब एआई जनित कृतियाँ कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता और पवित्रता को संरक्षित करने के लिए चिंताएं बढ़ा सकती है। सहमति और स्वामित्व होता है, संरक्षण बनाम दोहन होता है, क्रिएटिविटी और नवाचार पर प्रभाव होता है, नियामक निगरानी इसके अंतर्गत होती है। आगे की राय में देखा जाए तो यह एआई संचालित क्रिएटिविटी प्रोसेस करने में पारदर्शिता व प्रकटीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता को अखंड बनाए रखना चाहिए। सहमति, स्वामित्व, निष्पक्षता और जवाबदेही जैसे मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने और एआई संचालित क्रिएटिव परियोजनाओं को शामिल व्यक्तियों के अधिकारों, हितों की रक्षा और नियामक निगरानी और शासन प्रणाली का सहयोग करना चाहिए और सभी हितधारकों के बीच एआई नैतिकता की समझ बढ़ाने, शिक्षा और जागरूकता को बेहतर करने और क्रिएटिव इंडस्ट्री में नैतिक प्रथाएं लागू करने के लिए सूचित निर्णय प्रक्रिया और सहयोग में सक्षम करना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में, जिसमें पहली योजना आती है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को दी जा रही चीनी पर सब्सिडी को 2 और वर्षों यानी कि 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। चलिए तो जानते हैं अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा हंगर फ्री भारत का निर्माण करना है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की दैनिक जरूरतों के लिए सब्सिडी वाली दरों पर भोजन और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति प्रदान करती है और भारत में AIY के तहत निर्धनों में सबसे निर्धन परिवार शामिल है। इसकी मुख्य विशेषताओं में आता है कि यह उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। इसके लाभार्थी AIY राशन कार्ड धारक होते हैं जो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के तहत परिवारों की पहचान करते हैं और पात्र परिवारों के लिए राशन कार्ड जारी करते हैं। इनके स्वैच्छिक लाभ प्राप्त होते हैं जो 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की प्राप्ति होती है। पात्रता मानदंड में देखा जाए तो इसकी शुरुआत में 1 करोड़ से पात्रता मानदंडों को देखा जाए तो इसकी शुरुआत में 1 करोड़ सबसे गरीब परिवारों के लिए
शुरू किया गया था। हालांकि इसके बाद यह योजना 3 बार विस्तार कर निम्नलिखित को इसमें शामिल किया गया है। भूमिहीन कृषि श्रमिक जो कि सीमांत किसान है, ग्रामीण कारीगर या शिल्पकार जो कि कुम्हार, चर्मकार, बुनकर आदि आते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, अनौपचारिक क्षेत्रक में दैनिक आधार पर जीविका कमाने वाले व्यक्ति जैसे पल्लेदार, कुली, रिक्शा चालक आदि आते हैं, और ऐसे परिवार जहां घर का मुखिया विधवा या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति हो जिसके पास निर्वाह या सामाजिक सहायता की कोई निश्चित साधन नहीं हो। सभी आदिम जनजातीय परिवार HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के परिवार से गरीबी रेखा से नीचे हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है केंद्र राज्य की जिम्मेदारी के संदर्भ में कि खाद्यान्न वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से राज्य सरकारों हेतु खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन का जिम्मेदार है। राज्य के भीतर आवंटन पत्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करने सहित अन्य कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अतिरिक्त लागत केंद्र सरकार वहन करती है। चीनी सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार शामिल राज्यों में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी पर प्रतिमाह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है और यह राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश वितरण लागत वहन करने और इसमें डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन के साथ साथ परिवहन लागत भी इसमें शामिल है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सुर्खियों में रहे भारत के प्रमुख स्थल के बारे में, जिसमें पहला स्थल आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक में स्थित है। यह एक नई प्रस्तावित रेलवे लाइन है जिसे नीलाम्बूर नंजरगुड रेलवे लाइन या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। लोग संभावित पारिस्थितिकी प्रभावों को लेकर इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। दूसरा आता है कासरगोड केरल, जो कि उत्तरी अमेरिका के एक प्रवासी पक्षी लफिंग गर्ल को पहली बार केरल के कासरगोड जिले में चित्तारी मोहाने में देखा गया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को BPCL कोचीन हवाई अड्डे के परिसर में विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कांचीरंगा असम के बारे में, जो कि 75 वर्षों के अंतराल के बाद ग्रेटर कांचीरंगा में भारतीय घड़ियाल देखा गया है। त्रिपुरा के बारे में, जो कि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा माध्यम में परीक्षा देने के लिए रोमन और बंगाली लिपियों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। रोलापाडू वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के रोलापाडू वन्यजीव अभ्यारण्य के पिछले कई वर्षों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नहीं देखा गया है। तमिलनाडु, जिसमें तमिलनाडु ने गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह राज्य में प्राचीन तमिलनाडु से प्रतिलित कुदा बोलाई प्रणाली पर आधारित झांकी निकाली थी। कंगायम या तमिलनाडु, जो कि कंगायम के नज़दीक 11वीं सदी के ग्रंथ अभिलेखम और 16वीं सदी के तमिल अभिलेखों की खोज इसके अंतर्गत की गई है। अब रहे सुर्खियों में प्रमुख स्थल, जिसमें फ्रांस, जो कि फ्रांस के एक प्रसिद्ध एफिल टावर में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया गया। आइसलैंड, जो कि आइसलैंड में एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। सूरीनाम, जहां पर रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में राष्ट्रपति से भेंट की है। चिली, इस सदी में सबसे भयंकर वनाग्नि की घटना घटित हुई है। ग्रीस, जहां पर इसके प्रधानमंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की। ईरान ने जिस भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिन की वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की। कतर, जिसमें भारत और कतर ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे को 2028 के आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। थाईलैंड, जिसने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों अरहत सारीपुत और अरहत मोदगलयान के पवित्र अवशेष थाईलैंड में प्रदर्शित किए जाएंगे। कैमरून, जिसमें मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल अपनाया है। प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और न्यायसंगत तरीके के साझाकरण पर केंद्रित है। रवांडा, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रवांडा की सेना पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों सहित आधुनिक हथियारों का उपयोग कर रही है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, जो कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने अपनी राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई हुई है। तो ये सुर्खियों में रहे भारत के प्रमुख स्थल आते हैं। अब आते हैं सुर्खियों में रहे विश्व के स्थल हैं। अब आता है नेक्स्ट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। जैसे व्यक्तित्व के संदर्भ में देखा जाए तो संत रविदास के बारे में, जो कि जिनकी 647वीं जयंती वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया।
एन संत रविदास जी के बारे में, जो कि 15वीं शताब्दी के एक प्रमुख कवि, दार्शनिक, समाज सुधारक है और इन उत्तरी भारत में निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत है और मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। इनके प्रमुख योगदान में ये आजीवन छुआछूत की कुप्रथा का विरोध करते रहे और उनके पद, भक्ति और अन्य रचनाओं को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित गुरु ग्रंथ साहिब में समावेश किया गया। इनके सामाजिक न्याय में आता है कि ये सामाजिक सोपान के निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को गंभीर परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनके आध्यात्मिक और सामाजिक आलोचना के माध्यम से जाति बाधाओं को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया गया। नेक्स्ट आता है यू तिरथ सिंह या तिरोत, जो कि 1802 से 1835 तक है। यह खासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी यू कुरत सिंह की प्रतिमा का ढाका में अनावरण किया गया। यू कुरत सिंह के बारे में, जो कि एक सीएम के नाम से जाने जाते हैं, वह 19वीं सदी के शुरुआत में सक्रिय खासी नेता थे। वह सीएम लाही कबीले से संबंधित थे। इनके प्रमुख योगदान में आता है कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण स्थापित करने के अंग्रेजों के प्रयासों के खिलाफ लड़ाई की हुई थी। और इनके अंतर्गत देखा जाए तो यह देश प्रेम में बड़े साहस और प्रतिबद्धता के साथ गोरिल्ला युद्ध रणनीति का उपयोग करके अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। अब आते हैं वासुदेव बलदेव देवबंत फड़के, जो इनका समयकाल 1845 से 1883 रहा। यह केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके प्रमुख योगदान में आता है कि इन्होंने आधुनिक भारत का प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सशक्त संघर्ष का जनक माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि फड़के जी के देशभक्ति संबंधी कार्यों के लिए बंकिम चंद्र की आनंद मठ में इसकी रचना की गई है। अब आता है इनकी जो प्रासंगिकता के संदर्भ में देखें, यानी कि योगदान के संदर्भ में, कि इन्होंने लचीलापन और समावेशिता पर ध्यान दिया, जो कि बड़ी चुनौतियों और सफलताओं का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनके लचीलेपन को, दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। फिर आती है राजकुमारी अमृता कौर, जो कि राजकुमारी अमृता कौर को उनकी पुण्यतिथि पर देश के उन्हें याद किया और भारत की आज़ादी के पहले और बाद में देश सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और यह दासता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी जैसी कई कुप्रथाओं के खिलाफ भी लड़ाई की। ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रही। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आधारशिला रखी और ये इसकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों में वुमेन इन इंडिया, चैलेंज टू वुमन आदि रही हैं। यह दृढ़ता और समाज कल्याण के प्रति प्रेरित करती हैं इनकी विचारधाराएं। फील्ड मार्शल कोंडेरा मडप्पा करियप्पा या कि एम करिप्पा, जो इसका समयकाल 28 जनवरी 1899 से 15 मई 1993 है। फील्ड मार्शल के एम करिप्पा की 125वीं जयंती मनाई जाती है। के एम करिप्पा के बारे में, जो कि 1949 से 1953 तक भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने कार्य किया और इन्होंने निम्नलिखित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे सैनिकों के एकीकरण और ब्रिटिश साम्राज्य की सेना को भारत की राष्ट्रीय सेना में बदलने में, अखिल भारतीय जातीय संरचना के आधार पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स और पैरासूट रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। इनके नेतृत्व एवं जिम्मेदारी को देखा जाए तो इन्होंने इंडियन आर्मी को एक औपनिवेशिक शक्ति के एक राष्ट्रीय संस्था में बदलने और उनका अनुकरणीय नेतृत्व दूसरों को एक साझे लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने, उनके दृष्टिकोण की क्षमता को उजागर करता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आती है कल्पना चावला, जिसका समयकाल 1962 से 2003 तक रहा। ये देश में कल्पना चावला को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया और यह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। इन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी और ये अंतरिक्ष यात्री के रूप में कल्पना चावला के जीवन को देखा जाए तो वह STS 87, जो कि 1997, STS 107 2003 में अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई हुई थी और उन्होंने अंतरिक्ष में 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए हुए थे। 2003 में इन्होंने वायुमंडल में वापस प्रवेश करते हुए स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस दुर्घटना ने कल्पना चावला सहित उनकी सवार सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। इनके सम्मान और पुरस्कार को देखा जाए तो इसरो ने मौसम विज्ञान के लिए अपने पहले उपग्रह का नाम कल्पना रखा था। तमिलनाडु सरकार ने कल्पना चावला पुरस्कार शुरू किया और यह पुरस्कार महिलाओं को बहादुरी के कार्य के लिए दिया जाता है। यह चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम चावला रखा गया, इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका जो टॉपिक था वह फिनिश होता है, मतलब कि टॉपिक के साथ साथ ये मैगजीन भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में जब भी आपकी मार्च की मैगजीन आएगी तब इस मैगजीन को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो PT 365 की श्रृंखला लाई जा रही है उसकी भी PDF वहां पर आपको उपलब्ध होगी। धन्यवाद।